हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम 2024 का एचटेट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके आज फोर्थ लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 126 हमारा पहला होगा और 136 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा। और इसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको हम अपनी लास्ट वीडियो में मींस सिक्स्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक जो वीडियो है उसमें हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी बीच में क्वेश्चन रहेंगे उसको हम एक लास्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से देखते हैं कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। द टोटल एनर्जी of a system is always conserved no matter what internal and external force act on the system। कह रहा है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी नो मैटर। इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि उस पे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स किस टाइप का या कौन सा एक्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? देखिए, सिस्टम की एनर्जी तभी कंजर्व रहेगी जब वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। देखिए, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है, मींस यहां से समझते हैं एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड ओनली इफ इट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मींस उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, उसके सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम है, नो एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो देखिए कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा। सिस्टम की कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ना वो कहीं बाहर से एनर्जी लेगा ना अपनी एनर्जी देगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड है बिल्कुल। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सिस्टम की बिल्कुल सेम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, तभी कंजर्व होगी जब वो आइसोलेटेड होगा। अब देखिए, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इफ इट इज नॉट आइसोलेटेड। अगर वो आइसोलेटेड नहीं है, कैसे? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग सकता है। अगर फोर्स लगेगा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे भी सकता है और सराउंडिंग से एनर्जी ले भी सकता है। तो कैसे उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी? इनिशियल और फाइनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ तो फोर्स मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम उन्होंने नहीं कहा कि आइसोलेटेड है। अगर आइसोलेटेड होता तो उसकी एनर्जी कंजर्व होती। आगे क्या है? द वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन द नेचर। इसको देखने से पहले देखिए, ये स्टेटमेंट भी गलत है, मैं पहले ही बता दूं आपको। इसको देखने से पहले कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? देखिए, वो फोर्स जिसमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मींस हम किस रास्ते से जा रहे हैं ये नहीं हम देख रहे, चाहे इस रास्ते से जाए हम वर्क करते हुए, चाहे इस रास्ते से जाए, हमारा वर्क दोनों रास्तों से सेम होगा। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब उस रास्ते से वर्क हो रहा है तो सराउंडिंग के साथ कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। चाहे इस रास्ते से जा रहे हैं चाहे इस रास्ते से, मींस कोई भी शिफ्टिंग एनर्जी सिस्टम की नहीं हो रही है। तो ये रास्ता और ये रास्ता, दोनों रास्तों में काम बिल्कुल सेम हो रहा है। तो अगर हम एक लूप की बात करें, यहां से इधर गए और इधर से मान लीजिए वापस आए, जब लूप की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी वहां पे जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर ना भी करें तो ये भी देखें कि इस पाथ और इस पाथ के लिए वर्क जो है सेम है, तो जो होगा वर्क डन क्लोज पाथ के लिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द पाथ। इन फोर्सेस में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है, ये इस पाथ अलग अलग पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता? मान लीजिए हम फ्रिक्शन की ही अगर हम बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स, जब हम किसी स्मूथ रास्ते से जा रहे हैं, किसी पथरीले रास्ते से जा रहे हैं या किसी और रास्ते से जा रहे हैं मान लीजिए, तो हमारे ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो वर्क होगा, हमारी एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ डिसिपेट होगी। तो अलग अलग वर्क यहाँ पे आएंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। यहाँ पे वर्क डन हर एक पाथ के लिए अलग अलग होगा। देखिए, अगर हम एक क्लोज लूप की बात करें, इस पाथ के लिए अगर हम क्लोज लूप की बात करें, यहाँ पे वर्क अलग है, यहाँ पे अलग है, दोनों में अलग अलग वर्क है। चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन वर्क फिर भी जीरो नहीं है। देखिए, ये मिसकंसेप्शन आपको हो सकता है, कई बार बोलते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क इज इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ
कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो होगा, यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हुआ। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ? बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से लिया गया है। आपको रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन की थोड़ी सी एनालॉजी, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इनका आइडिया होना चाहिए और आपको रोटेशनल मोशन भी आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों की कुछ सिमिलरिटी को लिखा है कि जो चीज लीनियर मोशन में रिप्रेजेंट हो रही है वो रोटेशनल मोशन में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, तो आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। देखिए, एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में जैसे देखिए हमारी एक फिक्स डायरेक्शन में एक पार्टिकल या फिर कोई बॉडी मूव करती है, और रोटेशनल मोशन में एक फिक्स एक्सिस के अराउंड जो हमारा पार्टिकल या बॉडी है वो रोटेट करती है। जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मींस जो बॉडी है वो किस एंगल से रोटेट हुई है वो होता है थीटा। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन में हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, वो होता है ds/dt कि पार्टिकल सीधा चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है dθ/dt। जैसे यहाँ पे ds/dt होता है। लीनियर एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन क्या होगा कि हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट ओमेगा का डेरिवेटिव कर देंगे। मास को यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारा मास होता है लीनियर मोशन में वो रोटेशनल मोशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल प्ले होता है। वहां पे फोर्स dp/dt आपको पता है। यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा dl/dt। यहाँ पे एंगुलर ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। जो टॉर्क है उसको यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से एक टॉर्क का फॉर्मूला और निकल के आता है। टॉर्क जैसे देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन जो होती है हमारी। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे वर्क होगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो इसका यहाँ पे थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ इक्वेशंस है जो हमारी होती है इक्वेशन ऑफ मोशंस। जो लीनियर मोशन में है आपको पता होगा v = u+at, जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, ut ½ at, u होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और जो v होता है हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं जो कि बिल्कुल ईजी है। A wheel of radius 60 centimeter has a moment of inertia of 5 kg मीटर स्क्वायर। एक व्हील है हमारे पास कुछ इस तरह से, जिसकी रेडियस इन्होंने 60 सेंटीमीटर दी हुई है। A constant force of 60 न्यूटन is applied tangent to the rim। यहां से एक टेंजेंट टू द रिम एक फोर्स अप्लाई किया 60 न्यूटन का। Assuming it start from the rest, रेस्ट से स्टार्ट है, मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग की 0 है। आगे क्या कह रहा है, द वर्क डन इन 4 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क। और वर्क का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में हमें पता है कि क्या होता है, टाउ इंटू थीटा। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे टाउ की जरूरत है और थीटा की जरूरत है। तो टाउ पहले फाइंड आउट करते हैं। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारे पास देखिए फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है। तो F क्रॉस R, यहां से FR साइन 90 है, क्योंकि इनके बीच में एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं 60, और R की वैल्यू यहाँ पे 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे 36 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू हुई। अब हमें चाहिए थीटा। थीटा देखिए इस इक्वेशन से निकल सकता है, ओमेगा नॉट हमारे पास है, टाइम है, और अल्फा यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो नहीं है,
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। देखिए आप देख सकते हैं टॉर्क है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क हमारे पास 36 है और आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने 5 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा यहां से देखिए क्या होगा 7.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ हमारा अल्फा। इसके बाद थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट यहाँ पे 0 है, टाइम प्लस हाफ अल्फा। अल्फा हमने यहाँ पे 7.2 निकाल लिया और जो टाइम दिया हुआ है वो 4 सेकंड दिया हुआ है, तो 4 क्रॉस 4 स्क्वायर है क्योंकि टाइम। यहां से देखिए ये अब इसकी जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 6 8 8 दूनी 16 856 1 57। यहाँ पे थीटा हमारा इतना आ गया रेडियन में। अब फाइंड आउट करेंगे यहां से टॉर्क वर्क डन की वैल्यू। वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। टाउ यहाँ पे हमारे पास है 36 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 57 है, तो मान लीजिए मैं इसको 58 ले लेती हूँ। अब हमारे पास आती है इनको मल्टीप्लाई करने की बारी, लेकिन मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम अप्रोक्सीमेशन का मेथड कुछ यूज करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कुछ हमारे पास 15 के अराउंड वैल्यू आ रही है, तो यहां से देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया क्योंकि ये 10 हमारे पास स्टार्टिंग में 10 है। तो अब इन में से फाइंड आउट करते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं इसको 40 ले लूं, मतलब 40 ले लें, ज्यादा से ज्यादा ले लें, और इसको ज्यादा से ज्यादा 60 ले लें, तो 4 मल्टीप्लाई बाय देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 समथिंग कुछ यहाँ पे आ रहा है 24। देखिए जब मैंने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ली तब भी ये 2400 से ऊपर नहीं जा रहा। मींस देखिए यहाँ पे तो 4000, यहाँ पे 5000, तो हम क्या यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर हमारा इसके नजदीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको भी मैक्सिमम ले लिया, इसके भी मैक्सिमम ले लिया, लेकिन मैक्सिमम आंसर इनसे तो ऊपर जा ही नहीं रहा, इससे और इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये जो कि है 2070 जूल, जो हमारी इसकी वैल्यू है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। उसको करने से पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी करते आए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लिया है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके अंदर टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको समझते हैं पहले। देखिए प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, जो कि होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन, चार्ज बाय एरिया इंटू में ये एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। यहाँ से कैपेसिटी आपको पता है इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब टी थिकनेस का और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब कुछ चीजें अलग आएंगी। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तो ई नॉट होगा, लेकिन यहाँ से ई नॉट बाय के हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं डेल्टा वी, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ई इंटू डी, यहाँ पे होगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ई नॉट बाय के इंटू में टी, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। यहाँ से फिर आगे सॉल्व करते हैं, ई नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, ई नॉट क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डी, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर कैपेसिटी को देखते हैं, कैपेसिटी क्यू अपॉन डेल्टा वी, तो ये क्यू तो ऑलरेडी है, डेल्टा वी यहाँ से इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये हमारी कैपेसिटी निकल आएगी। इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब की बार जो यहाँ पे पूछा हुआ डेल्टा वी, इस इक्वेशन से जो हमारा क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए डेल्टा वी ई नॉट
इंटू डी, कोई सर्टेन उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पर मेंटेन किया हुआ है। व्हेन ए 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, टी इज इक्वल टू 3 mm है यहाँ पे, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पे सेम पोटेंशियल बोला है कि जो डेल्टा वी पहले था, अब जो स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद भी हमारे पास डेल्टा वी ही आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय 2.4 मीटर, मींस इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी डिस्टेंस है ये, इसको इंक्रीज कर दिया है। मींस ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ई नॉट, देखिए मैंने इसको ई नॉट ही पुट कर दिया। यहाँ पे डी डैश होगा, डी डैश क्यों होगा, इन्होंने बोला हुआ है कि 2.4 mm से जो पहले वाली थिकनेस थी उस मतलब पहले वाली जो डिस्टेंस थी उससे इंक्रीज कर दिया। जैसे पहले यहाँ पर कुछ था तो इसको इतना कर दिया कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले जितना ही मेंटेन रह सके। तो माइनस टी प्लस टी बाय के जो स्लैब इंट्रोड्यूस किया हमने। तो अब क्या करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी दोनों है, ई नॉट डी इज इक्वल टू ई नॉट डी डैश माइनस टी प्लस टी बाय के। यहां से देखिए टी हाँ टी माइनस टी बाय के हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे यहां से, डी डैश माइनस डी, ये होगा डेल्टा डी। डेल्टा डी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने यहाँ पे 2.4, तो टी की वैल्यू 3 माइनस टी बाय 3 बाय के इज इक्वल टू डेल्टा टी 2.4 दिया हुआ है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 3 बाय के को इस साइड लेते हैं, के इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 6, तो ये कट के आ गया 5। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 5। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। तो देखिए आपको ये चीजें जरूर, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं जब हम प्लेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। देखिए क्वेश्चंस जो सारे हैं उनमें होता कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट लंबी लंबी हमें दिखाई देती है। वही एचटेट की यही प्रॉब्लम है कि स्टेटमेंट लंबी लंबी देख के हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है क्वेश्चन करने का। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग इजी ही होते हैं, बस स्टेटमेंट देख के हम डर जाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि एक जो हाइट से हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, तो वो किसी डिस्टेंस पे जाके गिरता है उसकी, तो इसको बोलते हैं रेंज, किस रेंज पे वो जाके गिरा। रेंज का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना उसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसके दो फॉर्मूले हैं। इसको अगर हम ड्राइव भी करना चाहें तो सबसे पहले मान लीजिए वाई डायरेक्शन में अगर हम मोशन को कंसीडर करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली हम यूज करते हैं। वाई डायरेक्शन में देखिए हमारे पास है जो डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा एच होगा। जब ये पार्टिकल नीचे से आएगा, इधर नीचे आएगा, तो कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लिख लेंगे माइनस ऑफ एच। माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। यू ऑफ वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में देखिए कोई नहीं है, एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है सिर्फ, तो इसको जीरो पुट किया, हाफ। और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, इसको माइनस जी लिखेंगे, टी स्क्वायर। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ये आएगा। अब एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा कि रेंज होगी हमारे पास एस एक्स, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट, यू एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू, और टाइम। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, कोई भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रही है, एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड लग रही है, तो ये जीरो आ जाएगी। तो रेंज हमारे पास आ गई यू टी। तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में जरूर रखिए। अब क्वेश्चन करते हैं, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक एरोप्लेन है, ये पहले ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर कहीं एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर। यहाँ पे हाइट है इसकी 1960 मीटर की हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है। When it is vertically above the point P on the ground, यहाँ पे वर्टिकली अबव है किसी पॉइंट P पे
P से, ग्राउंड के किसी पॉइंट P से वो वर्टिकली अपवर्ड है। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, जब ये यहाँ पे है एक बॉडी को ड्रॉप किया, द बॉडी हिट द ग्राउंड एट पॉइंट Q, द डिस्टेंस बिटवीन P Q इज। अब देखिए मान लीजिए एरोप्लेन से जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी कुछ इस तरह से। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 600 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये इसकी रेंज हो जाएगी जितनी दूर ये जाके गिरेगा। तो वही फॉर्मूला हम रेंज का लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है रेंज क्या है, रेंज ये पी क्यू, डिस्टेंस क्या है ये वाली। तो रेंज इज इक्वल टू u √2h अपॉन g। 600 किलोमीटर पर आवर में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। √2 इंटू h 1960 दिया हुआ है, और जो ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड। देखिए 2 पे जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 पे गया 200 और ये गया 6 पे, इस तरह से। तो हमारे पास 100 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 3 क्रॉस, यहाँ से देखिए 400 आएगा, यहाँ पे 400 को रूट से निकालेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10/3 गुणा 10⁻⁴ यहाँ पे 3 होगा। तो इसको जब करेंगे 3.33 और ये होगा हमारे पास किलोमीटर, ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या निकल के आएगी हमारे पास, 3.33 किलोमीटर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। ये 4 क्वांटिटी दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि किसकी यूनिट नहीं होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेबर्ग कांस्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट और एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट नहीं होती और कौन सी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, पहले इनको देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, या फिर हम बोलें कि रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटीज का रेशियो है, मीन्स सेम क्वांटिटीज का रेशियो, तो यहाँ पे इसकी यूनिट नहीं है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। रेबर्ग कांस्टेंट, आपको पता है रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है और इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होती है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा कि प्रेशर बाय लेंथ। और एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर इतने जो 6.22 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, इसकी भी एक यूनिट हुई। तो यहां से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। अब मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं कि जिनकी यूनिट नहीं होती और कुछ क्वांटिटी है जिनकी यूनिट होती है। यहाँ पे डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी वही की रेशियो है डेंसिटीज का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, स्पीड का रेशियो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसकी यूनिट नहीं हुई। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हुआ कि जो लेंथ है, जो चेंज हुई लेंथ है या डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का रेशियो है। यहाँ पे भी मीन्स जैसे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की हम बात करें यहाँ पे, तो अदर स्ट्रेन्स में अदर्स का रेशियो होगा, तो यहाँ पे इसकी भी यूनिट नहीं होगी। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है भाई, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, स्ट्रेन्स के रेशियो हो गई, इसकी भी यूनिट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेशियो ऑफ वेलोसिटी होता है। रेनॉल्ड नंबर, इसकी वैल्यू ये होती है, ये कुछ नंबर होता है जो हमें बताता है कि कोई लिक्विड का फ्लो, किसी लिक्विड का फ्लो कैसा है, वो एक लेमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, किस तरह का फ्लो है। तो इनकी भी यूनिट नहीं, इनकी यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं, और मीन्स यूनिट नहीं है तो उसका देखिए डायमेंशन तो होगा ही नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं है डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन कुछ एक क्वांटिटी ऐसी है जिनकी यूनिट है लेकिन फिर भी वो डायमेंशनलेस है। कैसे, देखिए एंगल है हमारे पास और एक सॉलिड एंगल है। एंगल को हम रेडियन में, इसकी यूनिट रेडियन है, और सॉलिड एंगल जो है उसकी जो यूनिट है स्टर्डियन है। यहाँ पे आर्क बाय रेडियस, तो सेम क्वांटिटीज यहाँ पे रेशियो है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे डायमेंशन क्या होता है, MLT, तो यहाँ ये तीनों वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल भी यहाँ पे एरिया
डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। इसको हम इस यूनिट में मेजर करते हैं, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो आप इन क्वांटिटीज को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से हमेशा, आपकी बार यहाँ से पूछ लिया, एक बार यहाँ से भी पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि किन क्वांटिटीज की यूनिट होती है और किन की नहीं होती है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। नंबर 132, ये जो क्वेश्चन है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और जिस कॉन्सेप्ट से लिया गया है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई टैंक है, इसमें h हाइट तक वाटर या कोई लिक्विड भरा हुआ है। ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया है वो कैपिटल A, और यहाँ पे एक होल किया हुआ है छोटा सा, जिसका एरिया स्मॉल है। देखिए, जब यहाँ से होल करेंगे तो ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो ये कुछ ना कुछ रेंज इसकी होगी जितनी दूर, जैसे आपने भी देखा होगा कि जब एक होल कर देते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। ये आइडियल फ्लूइड है। यहाँ पे आइडियल फ्लूइड में जो लैमिनर फ्लो की हम बात करते हैं, वहां पे इस तरह से कुछ यहाँ से पानी निकलेगा, तो उसकी रेंज होगी R। अब देखिए, h हाइट से निकल रहा है, और जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलेंगे, या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम ए होल। उसका जो फॉर्मूला होता है √2GH। h कौन सी हाइट है? जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस वाटर का है और होल का है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वहां पे h डैश है। उसके बाद जो रेंज है, रेंज आपको पता है, पीछे भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, u मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट। आप देखिए, पीछे से आपको ध्यान होगा, जैसे मैंने किया था कि h हाइट से वो कोई भी मतलब पार्टिकल या बॉडी वहां से गिर रही है, जो कि है हमारे पास h। यहाँ पे मैंने h ये लिया है, और यहाँ पे जो h है, h डैश लिया है कि उसकी हाइट अपर लेवल से। अब क्वेश्चन को देखते हैं। द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन ए टैंक इज h। कोई वाटर टैंक है यहाँ पे, यहां तक उसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, जिसकी हाइट h है, h 96 उन्होंने सेंटीमीटर दी हुई है। द रेंज ऑफ द वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ ए होल एट ए डेप्थ h/4 फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ वाटर इज। रेंज फाइंड आउट करनी है, और जो यहाँ पे एक होल किया हुआ है इन्होंने, h/4 डिस्टेंस पे यहाँ पे होल किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ से एक वाटर की स्ट्रीम निकल के आएगी जिसकी रेंज होगी R, और ये जो हाइट होगी ये 3h/4 होगी। जब h में से h/4 को माइनस करेंगे 3h/4 आ जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करना है। और इसकी देखिए वेलोसिटी जो ये बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2GH डैश। h डैश यहाँ पे क्या होगा? h/4। तो अब रेंज फाइंड आउट करते हैं जो इन्होंने पूछा हुआ है। रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसको पुट करते हैं 2GH/4 मल्टीप्लाई बाय ये टाइम ऑफ फ्लाइट √2H। H देखिए 3h/4 लेंगे हम, कैपिटल H डिवाइड बाय G। अब देखिए क्या क्या कट होता है, इनको कट करते हैं। G यहां से कट हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, 4, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइड बाय ये 4 है, और h का स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों मिलके, और नीचे ऊपर 3 और नीचे एक 4 हमारे पास और बच जाएगा। ये 4 दोनों कट जाएंगे, h बाहर आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा बाहर जाके, √3। h हमारे पास 96 है, 2 √3, तो यहाँ से 48 √3 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू है, जो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज एट एन इंस्टेंट गिवन बाय। ये पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी पूछी हुई है। देखिए, सबसे पहले पोजीशन को लिखते हैं a कोस थीटा को यहाँ पे ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन ओमेगा टी जे कैप। यहाँ पे पार्टिकल मूविंग है और हमें कोई भी साइन नहीं दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, मींस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ यहाँ पे। तो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ½ mv²। देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है
पोजीशन दी हुई है तो हम वहां से वेलोसिटी निकाल के उसकी टोटल एनर्जी को पुट करके निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डी आर अपॉन टी टी, इसका डेरिवेटिव कर देंगे ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, डेरिवेटिव कर दिया। अब देखिए ये वेलोसिटी एक वेक्टर है, अब हम इसकी मतलब स्पीड है या इसका हम फाइंड आउट कर देंगे मैग्नीट्यूड, तो स्पीड निकल आएगी। ये कैसे होगा, जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से जो वेलोसिटी या स्पीड निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखिए ये और ये कॉमन आ जाएंगे, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो हमारी स्पीड निकल के आएगी ए ओमेगा होगी। तो जब इसको वहां पुट करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल एनर्जी निकल के आएगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमने ये देखा, यहाँ पे ए सब में ए दिया हुआ है, कहीं भी ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ। वैसे तो ये मतलब मिस प्रिंट वाला क्वेश्चन है, तो अगर इसको ए स्क्वायर ही माने तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 134, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये तब इजी था जब आपको इसके पीछे की थ्योरी या इसके कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो। तो ये साउंड वेव से ऑर्गन पाइप से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। ऑर्गन पाइप क्या होता है, ए टाइप ऑफ ट्यूब विच प्रोड्यूस साउंड या स्टैंडिंग वेव इनसाइड इट व्हेन ब्लो एयर इनसाइड इट। मान लीजिए कि जब हम एक पाइप के अंदर हवा को फूंकते हैं तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, मींस हवा जब उसके आसपास टकराती है, मॉलिक्यूल जब उसकी सतह से टकराते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फ्लूट का एग्जांपल है, जब वो रिदम में सेट होंगे तो वेव्स बनेंगी स्टैंडिंग। ये दो टाइप के होते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज एक तरफ से क्लोज होता है और ओपन ऑर्गन पाइप है वो दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि वेव्स प्रोड्यूस होती है फ्रीक्वेंसी की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, और कुछ उसके हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल टोन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एल लेंथ का हमने ऑर्गन पाइप क्लोज लिया, तो जो इसमें फंडामेंटल टोन बनेगा उसके यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड होगा। नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी λ/4। तो अब यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है। वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड होगी v/4l, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 4l आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा फंडामेंटल टोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक उसकी वैल्यू क्या आएगी, f1 = v/4l। इसके बाद देखिए क्या होगा हमारा, देखिए ये दो वेव बनेगी यहाँ पे, एक कंप्लीट वेव और ये एक हाफ वेव। तो इनके बीच में देखिए यहाँ पे λ/4 λ/4 नोड और एंटी नोड के बीच में मैंने डिस्टेंस बताई λ/4। तो L की वैल्यू यहाँ पे 3 λ/4 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी फिर आगे हम फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी v/λ। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक्स। यहाँ से 3 है तो इसको थर्ड हार्मोनिक्स बोलेंगे। ये क्या होगा 3 ऑफ f1, यहाँ पे देखिए 3, ये है हमारा f1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली nth ओवरटोन या 2n+1 हार्मोनिक्स जो होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी जो, तो वो ये होगी। क्वेश्चंस के लिए आप इसको याद रख सकते हैं ताकि आपको इजीली सारे के सारे हार्मोनिक्स को हम फाइंड आउट कर सके। अब है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुला है, इसमें हाफ वेव इधर बनी और हाफ वेव इधर बनी, वहीं λ/4 इनके बीच में डिस्टेंस हुई तो 2 λ/4 लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, v/λ। v यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो ये हमारा फंडामेंटल टोन हुआ जो कि है फर्स्ट हार्मोनिक, इसकी वैल्यू ये है, आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हमारा बनेगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कैसे बनेगा, एक वेव इसमें बीच में कंप्लीट बनी और यहाँ पे हाफ इधर और हाफ इधर बनी, तो L यहाँ पे क्या होगा 4 λ/4, ये भी λ/4 तो 4 λ/4 हो जाएगा। यहाँ से F की वैल्यू क्या है v/λ है, लैम्डा यहाँ पे L के बराबर ही होगा।
तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिखते हैं लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 2 इंटू F1, क्योंकि यहाँ देखिए F1 की वैल्यू क्या है, V/2L, V/2L तो यहाँ पे 2। इसी तरह से nth ओवरटोन या n+1th हार्मोनिक्स क्या होगा, Fn+1 इज इक्वल टू n+1 F1। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको ये जरूर ध्यान में होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को। The fundamental frequency of closed organ pipe is equal to the frequency of first overtone of open organ pipe of length 60 सेंटीमीटर। क्या हुआ है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की हमारे पास V/4L है, वो किसके इक्वल दी हुई है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन हमारा ओपन ऑर्गन पाइप का कौन सा है, ये 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 यहाँ पे क्या है, V/2L। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, दोनों को इक्वल रख दिया। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की हमें लेंथ निकालनी है, मीन्स ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, और ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो वैल्यू को पुट करते ये दोनों कट हो जाएंगे, यहां से भी कट हो जाएंगे। 1/4L इज इक्वल टू 1/L। L यहाँ पे इन्होंने 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए ये 15 हो जाएगा, तो L की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट करेक्ट। तो ये जो साउंड वेव का ऑर्गन पाइप वाला जो टॉपिक है, इसमें से प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 135 है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन को मिक्स किया है, मीन्स ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से लिया गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड किसी ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट मूव करता है, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखी हुई है √gm/r। m यहाँ पे मास है हमारी अर्थ का, और r रेडियस है जो सेंटर से अर्थ के और सैटेलाइट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने r कंसीडर किया है। तो इसका फॉर्मूला ये है, आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। इसके बाद है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या सैटेलाइट है, उसको जिस वेलोसिटी से, मतलब इस वेलोसिटी से हम उसको लॉन्च करेंगे कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाए, तो जिस वेलोसिटी से लॉन्च किया जाएगा उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, कि ये मान लीजिए यहाँ से बाहर निकल जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उसकी वैल्यू है √2gm/r। यहाँ पे r अर्थ की रेडियस है। इन दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन हम आगे देखते हैं कैसे है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड वो मूव कर रहा है, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ with a speed equal to half the magnitude of the escape velocity from the earth। मीन्स जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी की हाफ है, उन्होंने ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या कहता है, इफ द सैटेलाइट इज सडनली स्टॉप्ड इन इट्स ऑर्बिट। यहाँ पे मान लीजिए सैटेलाइट को स्टॉप कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं, तो उसके बाद क्या किया, एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली ऑन द अर्थ। जब ये बंद हो जाएगा, यहाँ कहीं पे भी है मान लीजिए, जब ये बंद हो गया तो वो सीधा अर्थ के ऊपर गिरेगा। द स्पीड एट विच इट विल हिट द अर्थ सरफेस इज। तो हमें वो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिस स्पीड से वो अर्थ के ऊपर गिरेगा। देखिए जब ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो हम क्या फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ये स्टॉप हुआ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, सरफेस पे जब गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कंजर्वेशन के फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम r निकालते हैं, इसका यूज करके हम r निकालते हैं। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है √gm/r, और एस्केप वेलोसिटी हाफ √2gm/r। यहां से देखिए हम सॉल्व करते हैं, gm से gm कट जाएगा, 1/√r इज इक्वल टू √2/4r। देखिए यहां से ये कट गया, इसको स्क्वायर करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/2r। इसका मतलब r की वैल्यू हमारे पास
2RI। जो रेडियस है, जिस रेडियस में वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, वो 2R है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी, वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस फाइनल, इन दोनों का सम जो है वो इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग हम पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं कि जब वो स्टॉप हो गया, जब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर, मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम जो है हमारा सैटेलाइट का मास, और जिस रेडियस में वो मूव कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हुई, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिस एनर्जी से वो अर्थ के सरफेस से गिरेगा, प्लस में यहाँ पे इसकी अर्थ के सरफेस के ऊपर जब वो गिरा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे जब ये गिरेगा तो इसकी रेडियस आर होगी, तो यहाँ पे हमने इस आर को पुट कर दिया। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एम यहाँ से कट जाएगा तीनों से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो माइनस जीएम भी देखिए, नहीं जीएम नहीं कटेगा, माइनस जी एम अपॉन आर, इसको इस साइड लेके आएंगे, आर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू हमारे पास 2R है, जब इसको इधर लेके आएंगे प्लस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ वी का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी जी एम अपॉन 2R इज इक्वल टू हाफ वी का स्क्वायर, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, जो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट, यहां से देखिए जी एम अपॉन आर। अब देखिए जो हमारा g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, अगर मान लीजिए इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये जो वैल्यू है हमारे पास g हो जाएगी, तो ये g इंटू आर होगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, g की वैल्यू को हम 10 पुट कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई, ये होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो 64 और 10 रेज़ टू पावर 3 भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखिए जब ये बाहर आएगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए कितनी जीरो, 3 4 5 6, तो जब ये बाहर आ जाएंगी तो ये 3 हो जाएगा, 3 मीटर, विच इम्प्लाई दैट हमारा आंसर क्या आएगा, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हमारा आंसर आया, किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है हमने फाइंड आउट करी, तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड करेक्ट है, इस वेलोसिटी से वो अर्थ के सरफेस से टकराएगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिए, इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूला को भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 136 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी एन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मान लीजिए कोई हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है और उसमें वेव एक ट्रेवल कर रही है, जिसकी वहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, द एवरेज पावर इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे पावर एवरेज जो है वो प्रोपोर्शनल किस वैल्यू के है, ए की पावर पी, एन की पावर क्यू, एम की पावर एस और वी की आर और वी की पावर एस। वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे m जो है हमारा मास नहीं बल्कि मास पर यूनिट लेंथ है, v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग, द वैल्यू ऑफ p q r एंड s आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे p q r s की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे, देखिए अब पावर क्या होता है, पावर को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, तो यहाँ से m l स्क्वायर, t माइनस 2 इसका फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और t इसको आगे m l स्क्वायर t माइनस 3, ये हमारा हुआ पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये किसके प्रोपोर्शनल है या इक्वली ले लेते हैं, ये
ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स यहाँ पे हुई हमारी लेंथ, तो लेंथ की पावर पी। एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, तो टी माइनस क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एम, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एम, और एल -1 मास पर यूनिट लेंथ हुआ। इसकी वैल्यू, इसकी पावर है आर, तो यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर। अब है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर यहाँ पे एल, उसकी पावर एस, मीटर पर सेकेंड टी की पावर -s। तो हम इन सब को ऐसे लिख लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं, m1 है l और t -3 इज इक्वल टू, अब देखिए m यहां से m की पावर r, l को इकट्ठा करते हैं l p, यहां से -r और यहां से +s, l को इकट्ठा कर लिया। अब t को इकट्ठा करते हैं, t -q और -s। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। यहां से देखिए r की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। अब p -r + s की वैल्यू 2 होगी। जब यहां से r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो p + s इज इक्वल टू 3 होगा हमारे पास। -q -s को हम -3 लिख सकते हैं, तो q + s यहाँ से 3। अब ऑप्शन में देखते हैं और यहाँ से रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए PQRS, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और S है। R की वैल्यू 1 होनी चाहिए। R की वैल्यू 1 इन दोनों ही ऑप्शन में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब P + S इज इक्वल टू 3, P + S इज इक्वल टू 3, P + S इज इक्वल टू 3, ये दोनों में है। अगला देखते हैं Q + S इज इक्वल टू 3, Q + S ये 4 आ रहा है और Q + S इज इक्वल टू 3, ये 3 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको जो मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मेरा मकसद इन क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी करवाने का यही है कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, आप यहीं से क्वेश्चन भी करें और साथ साथ उसकी थ्योरी को भी कंप्लीट करें। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, और लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।